नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आप सभी का आरएस उत्कर्ष क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइएगा दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिएगा। एक तरफ सेंचुरी दी हुई है, दूसरी तरफ उसका रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही है। तो आप देखिएगा, पहले नंबर पर सवाई मानसिंह अभ्यारण्य की बात करते तो जयपुर में दिया गया है। ये बात गलत है, क्योंकि सवाई मानसिंह अभ्यारण्य का संबंध अगर आप देखेंगे तो ये आपको मिलता है सवाई माधोपुर से। वन विहार अभ्यारण्य की बात करते हैं तो वन विहार अभ्यारण्य जो है वह भरतपुर में ना होकर उसका संबंध आपको कहाँ से मिलता है? धौलपुर से मिलता है। और आप जानते हैं कि धौलपुर के अंदर 3 सेंचुरी स्थित है, एक वन विहार, दूसरी रामसागर और तीसरी केसरबाग। फुलवारी किनाल उदयपुर से संबंधित है। जवाहर सागर की बात करते हैं तो कोटा से संबंधित है। तो आप कह सकते हैं इसके अंदर हमारा सही विकल्प जो होगा वो आपके दूसरा होगा, क्योंकि 2 विकल्प जो है दोस्तों ये आपके एकदम सही विकल्प के रूप में देखने को मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद आपको देखने को मिलता है सूची 1 व सूची 2 का मिलान कीजिएगा। एक तरफ आपको देखने को मिल रहे हैं कंजर्वेशन रिजर्व, संरक्षित क्षेत्रों के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ उससे संबंधित जिले देखने को मिल रहे हैं। कि अगर आपने बात करना चाहिए संबंधित जिलों को लेकर, रणखार संरक्षित रिजर्व, रणखार संरक्षित जो रिजर्व है उसको लेकर आपने बात करना चाहिए तो इसका संबंध आपको मिलता है सांचौर वाले क्षेत्र से, जो आपकी जालोर या सांचौर के रूप में मिलता है। गुढ़ा विश्नोई को लेकर आपने बात करना चाहिए तो गुढ़ा विश्नोई का संबंध मिलता है जोधपुर से। गोगेलाव को लेकर बात करते हैं तो गोगेलाव का संबंध मिलता है नागौर से। और आप कह सकते हो वाघखेड़ा का संबंध जो मिलेगा वो आपको मिलेगा सिरोही से। 4 1 2 3 4 1 2 3 सेकेंड आंसर, इसका सही आंसर आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं इसका क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? सेकेंड आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे सामने एक क्वेश्चन और है, इसमें आपको दिया हुआ है राम सेतु को लेकर, और इस राम सेतु के अंदर हमने बात करनी है कि इसमें से आपको कथनों पर विचार करना है। और सबसे पहले कथनों पर विचार करने के बाद दोस्तों हम जानना चाहेंगे इसमें से सत्य कथन कौन से हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, अगर आपने बात करना चाहिए तो आपका क्वेश्चन आता है इनमें राम जल सेतु लिंक परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कि आपको राम सेतु लिंक परियोजना को लेकर बात करते हैं, इसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़कर सिंचाई व पेयजल हेतु जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। एक तो बात ये आती है। दूसरे नंबर पर हमने बात करना चाहिए कि अगर हम बात करते हैं इसी को लेकर तो इसमें दोनों चीज़ों की सुनिश्चितता उपलब्ध होती है। कि अगर आपने बात करना चाहिए तो भाई आप, एक तो क्वेश्चन ही सही बनता है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या बनता है सही, वो जरा देखिएगा। परियोजना से संबंधित आपके 17 जिले लाभान्वित होंगे। बिल्कुल 17 जिले लाभान्वित होंगे। परियोजना के माध्यम से मध्य प्रदेश की भी भागीदारी सुनिश्चित होगी। अगर हम बात करते हैं राजस्थान को लेकर तो राजस्थान के अंदर 5% की हिस्सेदारी मिलती है, जबकि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की भी 5% हिस्सेदारी देखने को मिलेगी। इस परियोजना द्वारा इसरदा बांध द्वारा जयपुर जिले में भी जलापूर्ति की जाएगी। बिल्कुल, आपके इस सभी संबंध को जब आप देखते हैं तो आपके 3 तरह की स्थितियां बनती है, 3 कथन सत्य देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके सी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि आप कह सकते हो सिंचाई के लिए, पहली बात जो है सिंचाई के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में भी जल की सुनिश्चितता की जाएगी। एक दूसरा आपने इसने कहा औद्योगिक क्षेत्रों को छोड़कर, तो ये वाला तो गलत हो गया हमारा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें ये जो पॉइंट है औद्योगिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आपके गलत है। तो बाकी ये 3 आपके सही है, तो 3 हमने आंसर इसका सही आंसर कर दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। एक तरफ आपकी सिंचाई परियोजना है और दूसरी तरफ उसके संबंधित जिले देखने को मिलते हैं। अगर आपने बात करना चाहिए सिंचाई परियोजनाओं को लेकर, पहली है अरवर सिंचाई परियोजना। अरवर सिंचाई परियोजना को लेकर आपने बात करना चाहते हैं 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपका क्वेश्चन क्या बनता है? बिल्कुल ठीक है, चलेगा। अब सुनिएगा, इसके अंदर
अरवर सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो इसका संबंध आपको मिलता है खारी नदी से। कौन सी नदी से मिलता है? खारी नदी से। और खारी नदी का भी संबंध आपके कहाँ से मिलता है? खारी राजस्थान में अलग अलग जगह में जहाँ पर भी जिस भी नदी का जल थोड़ा सा लवणीय हो जाता है उसे खारी के नाम से जाना जाता है। तो खारी व बांडी बहुत सारी नदियाँ मिलती है। यह जो नदी है ये भीलवाड़ा के संबंध रखने वाली आपको नदी देखने को मिलती है। तो एक तो कथन ये सही है। सोम कागदर परियोजना, देखो सोम कागदर परियोजना का संबंध आप सोम नदी पे पढ़ते हो, उदयपुर में मिलता है, जबकि सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध डूंगरपुर में मिलता है। बिलास को लेकर बात करते हो तो देखिएगा बिलास का जो क्वेश्चन है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? बिलास का संबंध आपको देखने को मिलेगा तो बिलास में देखिएगा 12 जिले के अंदर मिलेगी। इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाई माधोपुर में मिलेगी। तो आपके चारों ही कथन इसमें सही कथन देखने को मिलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों को वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम दशकीय वर्ष 2001 व 2011 में वृद्धि दर को आपके आधार पर आरोही क्रम, देखो आरोही क्रम कहता है तो आरोही क्रम का मतलब आप पहले तो जानिएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर के बारे में आपसे कहता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है छोटे से बड़े की ओर हमें चलना है। एक तो आप देखिएगा सबसे पहले नंबर 1 पर जो आएगा उसका नाम आएगा गंगानगर। नंबर 1 पर जो आता है उसका नाम मिलता है गंगानगर। गंगानगर में 10% देखने को मिलती है। दूसरे नंबर पर आ जाइएगा तो झुंझुनू। 3 नंबर पर आएंगे तो आपको मिलता है पाली। और 4 नंबर पर आएंगे तो दोस्तों देखने को मिलता है बूंदी। ये आपको स्थितियां देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं 3 1 2 4, 3 1 2 4, ये बी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये आपका आंसर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्रमशः न्यूनतम व सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर वाले जिलों का युग्म आपको देखना है। कि हमने बात करना चाहिए कि राजस्थान के अंदर सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बना, वो क्वेश्चन क्या बनता है आपकी साक्षरता दर का, कि साक्षरता दर की बात करते हैं तो सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता दर हमें देखने को मिलती है। तो सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता दर की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या बनता है? वेरी गुड। तो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा मिलता है? कोटा मिलता है। जबकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा मिलता है? जालोर जिला देखने को मिलता है। कि अगर हम बात करना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि कोटा और जालोर जो है वो कोटा और जालोर कहाँ का संबंध रखता है? नंबर 1 पर सर्वाधिक व न्यूनतम का। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, वो शहरी और ग्रामीण पूछ रहा है। और शहरी और ग्रामीण में आपको नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या के अंदर साक्षरता दर कहाँ पर मिलती है? कोटा में। और न्यूनतम की बात करते हैं तो वो कहाँ पर मिलती है? उदयपुर में आपको देखने को मिलती है। ये 2 स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी सर्वाधिक और न्यूनतम को लेकर। यहाँ पर इसने पहले न्यूनतम दिया है तो न्यूनतम दिया है तो पहले नागौर देना है। सर्वाधिक दिया है, सर्वाधिक में फिर क्या देना है? उदयपुर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अभ्रक खनन क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो आप कह सकते हैं निम्न में से कौन सा क्षेत्र अभ्रक खनन से नहीं है, कि अभ्रक का उत्पादन यहाँ पर नहीं होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले देखिएगा नाथ की नेरी में होता है उत्पादन, आपको देखने को मिलता है। क्योंकि नाथ की नेरी का संबंध जो आप देखेंगे वो कहां से देखने को मिलता है? भीलवाड़ा से देखने को मिलता है। सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है गुजरवाड़ा। अगर गुजरवाड़ा का संबंध आपने देखना चाहा तो गुजरवाड़ा के बारे में बात करते हैं। गुजरवाड़ा का जो संबंध बिल्कुल इसके अंदर मिलता है। तीसरा बरला में भी मिलता है, बरला का संबंध टोंक से मिलता है। इसके बाद अचारवाड़ा में मिलता है। 3 तो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये गुजरवाड़ा जो है ना, गुजरवाड़ा में आपके अभ्रक का उत्पादन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और बनता है, एक तरफ दिया है खनिज और दूसरी तरफ दिया है खान व भंडार, कि कौन से खनिज के लिए कौन सी खान या कौन सी खदान आपको महत्वपूर्ण देखने को मिलती है। तो आप देखिएगा इसके अंदर आप देखिएगा पहले नंबर पर टंगस्टन, दूसरे नंबर पर आपके एस्बेस्टोस, तीसरे का नाम है फेल्सपार। ध्यान रखना फेल्सपार और फ्लोरस्पार दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। तो आप देखिएगा तीसरे नंबर पर आता है मैग्नीज। हमने बात करना चाहिए टंगस्टन, नाना कराब,
देखो नाना कराब की बात करते हैं, ये पाली के अंदर मिलती है। एक आपको डेगाना मिलती है, डेगाना के साथ भाकरी मिलती है नागौर की। जबकि सिरोही के अंदर आपको आबू रेवेदार वह कह सकते हो वालदा देखने को मिलती है। एस्बेस्टोस की बात करते हो तो एस्बेस्टोस का संबंध कहाँ से मिलता है? ऋषभदेव से। फेल्सपार की बात करते हो तो फेल्सपार का संबंध मिलता है लोहरवाड़ा से। और मैग्नीज की बात करते हो नरडिया से मिलता है। इन सबका आंसर जो मिलेगा वो फर्स्ट आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, ये देखिएगा, गेंडोरी फोलाई लिफ्ट परियोजना के बारे में हम बात करते हैं। इसका परियोजना का संबंध अगर आपने देखना चाहा तो परियोजना का संबंध आपको कहां से देखने को मिलेगा? सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं कथन पर, उस पर आपको एक बार ये देखना है कि नीचे वो क्या देता है। तो नीचे क्या दिया उसने? सत्य कथन को आपको चयन करना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन आता है यह काली सिंध नदी पर स्थित है। दूसरा झालावाड़, झालावाड़ में नहीं देखने को मिलती। ये जो परियोजना देखने को मिलती है, इस परियोजना का संबंध बूंदी से देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है? बूंदी से। तो एक तो क्वेश्चन ये वाला गलत हो गया, ये बूंदी वाला हो गया। यह राज्य की प्रथम सोलर लिफ्ट परियोजना है। राजस्थान की प्रथम सोलर लिफ्ट परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये वाला इसका क्या हो गया? सही। दूसरा क्वेश्चन था यह काली नदी पर स्थित है, काली सिंध नदी पर स्थित है। ये काली सिंध नदी पर स्थित नहीं है। आप जब पढ़ते हैं, नदी पढ़ाया है आपको मैंने चंबल नदी की एक सहायक नदी पढ़ते हैं। इस सहायक नदी को आप जानते हैं मेज नदी के नाम से। किसके नाम से? मेज नदी के नाम से जानते हैं। और मेज नदी के अंतर ये आपको देखने को मिलती है। लगभग आप कह सकते हो 17 गांवों को लाभान्वित करती है। लगभग 2500 किसानों को भी आपके लाभान्वित करने का श्रेय इसको जाता है। तो इसमें केवल हमारे पास एक ही आंसर, सही आंसर देखने को मिलता है जो आपके इस स्थिति में मिलता है लिफ्ट परियोजना को लेकर। नेक्स्ट हमारा फिर क्वेश्चन आता है कि एक तरफ हमारे पास दिए हुए हैं जिले और दूसरी तरफ दिए हुए वन्य जीव आपके कह सकते हैं जिनको शुभंकर के रूप में जाना जाता है। वन विभाग के द्वारा 2016 में, मार्च 2016 में प्रत्येक 33 जिलों के शुभंकर घोषित किए गए थे। इसमें आपके हनुमानगढ़ जो है, हनुमानगढ़ का आपको मिलता है, इसमें से कहा सुमिलित कीजिएगा कितने सुमिलित है। देखिएगा हनुमानगढ़ का है, काला तीतर नहीं है। हनुमानगढ़ का आपको देखने को मिलता है छोटा किलकिला, जिसको किंग फिशर भी बोलते हैं ना, छोटा किलकिला। काला तीतर तो झुंझुनू का मिलता है। उदयपुर के, धौलपुर की बात करते हो, पचीरा बिल्कुल सही है, धौलपुर का पचीरा सही है। इसको आपके इंडियन स्कीमर भी कहा जाता है, इंडियन स्कीमर के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा की जलपीपी, ये भी सही है। बूंदी का ऊदबिलाव, ये वाली बात गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि बूंदी के बारे में बात करते हो, बूंदी का मिलता है एक पक्षी है जिसका नाम है सुरखाव पक्षी, जबकि ऊदबिलाव जो है वो आपको देखने को मिलता है कहां पर? आपको कोटा का देखने को मिलता है। तो इसके अंदर एक दो सही आपको युग्म देखने को मिलते हैं। तो केवल 2 युग्म इसके सही युग्मों में से आपको देखने को मिलेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और इसमें भी हमें देखना है कि सत्य कथन का आपको चयन करना है। देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंडियन ज्योग्राफी को लेकर क्वेश्चन है। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं तो आप देखिएगा क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहले नंबर पर क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर हमने बात करना चाहिए सत्य कथन की, तो आप देखिएगा पहला क्वेश्चन है कॉर्बी ऑगलोंग भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा, बिल्कुल सही बात है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं पश्चिमी भारतीय तट, पोर्ट व आप कह सकते हो हार्बर विकास के अनुकूल है, बिल्कुल सही है। इसके अंदर हमने बहुत सारे बंदरगाह बनाए। रीची द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये बात गलत आपको देखने को मिलती है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो आंसर 1 व 2 आपका आंसर देखने को मिलेगा। कि यदि हमने बात करना चाहिए इस स्थिति को लेकर तो इसमें पहला कथन सही है, सेकंड कथन सही है, दोनों कथन आपको सही देखने को मिलते हैं। जबकि रीची द्वीप समूह की बात हमने गलत इसलिए की है क्योंकि अरेबियन सी में कहा है इन्होंने, और अरेबियन सी में ना होकर इसका संबंध जो है वो बे ऑफ बंगाल से देखने को मिलता है। यहां पर आपके बंगाल की खाड़ी में देखने को मिलता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर। बंगाल की खाड़ी जो है ये है, और इस बंगाल की खाड़ी में आप कह सकते हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर इसकी स्थिति मिलती है। इसलिए एक कथन आपका सही कथन होगा। निम्नलिखित
को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को सही आंसर में दीजिएगा। इसमें आपको आंसर का सिलेक्ट करना है कि कौन सी आपकी चोटी कहां पर देखने को मिलती है, पर्वतीय भाग कहां पर देखने को मिलता है। आप गारो, खासी, मीसो की बात करते हैं तो आपके एक तो देखने को मिलेगी मीसो पहाड़ी का संबंध मिजोरम से। मिकिर को लेकर बात करेंगे तो मिकिर के बारे में आप कह सकते हैं, देखिएगा ये पटकोई बम जो हो गया ये हो गया अरुणाचल प्रदेश में, खासी की पहाड़ी जो हो गई मेघालय में हो गई, मिकिर पहाड़ी का संबंध कहां से हो गया, असम में हो गया। 2 1 4 3 2 1 4 3 ये डी आंसर इसका सही आंसर मिलेगा कि सारी की सारी स्थितियां जो बताई गई है पूर्वी हिमालय को जब आप देखते हैं दोस्तों तो आप देखेगा ये आपको पूर्वी हिमालय की स्थिति देखने को मिलेगी इस प्रकार की, ये आपको स्थितियां मिलेगी। ये देखिएगा यहां पर हमने देखा ये वाला हिस्सा जो नागालैंड का है और इसके आगे बढ़ते हैं यहां तो असम के यहां पर मिलती है मिकिर की पहाड़ी, यहां पर आपको मिलती है डावला, ये आपके मिकिर पहाड़ी, ठीक है। ये मिकिर का हो गया, ये यहां पर आएंगे मीसो, ये पटकोई बम यहां पर मिलेगी। यहां पर नागा श्रेणी मिलती है, मणिपुर श्रेणी मिलती है, मेजो श्रेणी मिलती है, गारो, खासी, जयंती और मिकिर, ये आपको स्थितियां देखने को मिलती है पूर्वी हिमालय को लेकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें आपके दोआब क्षेत्र को दर्शाने का काम किया है कि यदि आप बात करते हैं दोआब क्षेत्र को लेकर और सिंधु नदी के अंतर्गत दोआब क्षेत्र को बताने का प्रयास किया कि अगर आप सिंधु तंत्र को जब देखते हैं तो ये आपके मेन सिंधु नदी हो गई, 2 नदियां और बताते हैं, जैसे एक नदी तो ये हो गई और एक नदी आपको यहाँ पर मिलेगी, अभी हम इसको बनाकर समझाते हैं। और यहाँ पर आपके ये कुछ नदियाँ हो गई सहायक नदी को लेकर और फिर एक नदी यहाँ पर मिलती है। सबसे पहले हमने बात की सिंधु तंत्र में, ये वाली जो नदी है ये सिंधु नदी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर 2 प्रधान नदी है, एक का नाम मिलता है चिनाब और एक का नाम मिलता है सतलज। फिर आप देखिएगा ये आपको मिलती है झेलम और यहां पर आपको मिलती है रावी और ये वाली आपको मिलती है व्यास। जब ये जल यहां तक पहुंच जाता है, कालाबाग स्थान है अखनौर या कालाबाग, यहां से जब जल आगे बढ़ता है तो 5 नदियों का जल होता है, इसलिए इस जल को कहा जाता है पंचनद। क्या कहा जाता है? पंचनद। ये आपको स्थितियां देखने को मिलती है और यहां पर मिलने वाली ये जो भूमि है ये कहलाती है दोआब क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। तो आपको देखने को मिलता है कि जब इन दोआब क्षेत्र को देखते हैं तो आप देखिएगा सबसे पहले हमने बात करना चाहिए 1 नंबर की स्थिति, ये आपके कहलाता है सिंध सरोवर का दोआब। सिंध सरोवर का दोआब देखने को मिलता है नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पर आप जब बात करते हैं तो आपको दूसरे नंबर पर ये वाला जो दोआब मिलता है, ये मिलता है चाज का दोआब, ये मिलता है रेचना का दोआब, ये मिलता है बारी का दोआब और ये वाला कहलाता है बिस्त का दोआब। अब आप देख लीजिएगा क्वेश्चन के बारे में, सुमेलित नहीं है। बारी का दोआब रावी व व्यास, बारी का दोआब रावी व व्यास, बिस्त का दोआब व्यास व सतलज, चाज का दोआब चिनाब और कहता है चाज का दोआब चिनाब व रावी, रेचना का आता है, ये वाला गलत हो गया आपका, ठीक है। एक इसके बाद सिंध सरोवर का दोआब ये आपको यहाँ मिलता है। तो देखो आपको ये मैंने बनाकर बताया, ये आपका आंसर गलत होगा क्योंकि इसकी जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपके चिनाब व रावी के मध्य, चिनाब व रावी के मध्य रेचना का दोआब देखने को मिलता है, इसलिए आंसर क्या हो जाता है? गलत आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सुनिएगा, इसके बाद आपको कहा गया है कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण संकल्पना, ITC-Z का जो क्वेश्चन आता है वो ITC-Z का क्वेश्चन हमसे दिया गया है और जानने का प्रयास किया गया है कि इसके अंदर गलत युग्म कौन सा है। तो आप देखिएगा असत्य कथन जानने का प्रयास किया, इसको आप बड़ा फोकस रखना, सत्य असत्य इसको आप याद रखिएगा। आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है यह सिद्धांत फ्लोन ने दिया, बिल्कुल सही बात है ये तो।
दूसरा क्वेश्चन आता है जून माह में ITCZ भारत में स्थापित होने से दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें, बिल्कुल सही बात है, ऊपर की ओर पवनें आ जाती है फिर वापस नीचे की ओर चली जाती है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते ही कोरलिसिस बल के कारण दाईं ओर मुड़ जाती है, जब नहीं, ये वाली बात गलत है, ठीक है। इसके बाद विपरीत, इसकी उल्टी स्थिति बताई इन्होंने, उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें कोरोमंडल तट पर वर्षा करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये आपके क्वेश्चन देखने को भी मिला था एग्जाम में, कोरोमंडल तट में वर्षा करती है, 100% वर्षा करती है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा अकॉर्डिंग इसके, तो वो आंसर कौन सा होने वाला है, सी आंसर होने वाला है। इसमें विपरीत स्थिति को बताने का प्रयास किया इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित मानचित्र में दर्शाए गए स्थानों में से केवल उन स्थानों का चयन कीजिएगा जहां पर औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। देखिएगा यहां पर आपके कुछ स्थानों को दर्शाया गया है और इन स्थानों को लेकर आप बात करते हैं तो कौन कौन से स्थान देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा कि हमें एक क्वेश्चन ये लर्न कर लेना है कि इसमें से क्वेश्चन क्या कहता है, कि वो क्वेश्चन कहता है कि भाई 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर से होनी चाहिए। तो पहले नंबर पर हम बात करते तो वो सुनिएगा, यहां पर आपके दिया है दिसपुर, मैं आपको और दर्शा देता हूं, एक तो है भोपाल, ये है आपके भोपाल और भोपाल को क्रमांक दिया गया 3। यहां पर है आपके कोची, कोची को क्रमांक दिया गया है 5। यहां पर है आपके भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा को लेकर, इसे क्रमांक दिया गया है 1। यहां पर आप बात करते हो मेघालय की, शिलोंग, क्रमांक दिया गया है 4। यहां पर आपको मिलता है दिसपुर, दिसपुर को क्रमांक दिया गया है 2। अब वो देखिएगा स्थिति क्या कहता है, ये कहता है कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा, देखो पहले नंबर से चलते हैं, भुवनेश्वर की बात करते हैं, नहीं, आपके दूसरे नंबर पर आ जाइएगा तो दूसरे नंबर पर कौन आता है, दिसपुर, दिसपुर के अंदर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, बिल्कुल सही बात है। इससे और आगे बात करते हैं 3 नंबर, भोपाल में भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। इससे और आप आगे देखिएगा तो आपको 200 सेंटीमीटर भोपाल में नहीं होगी, भोपाल में यहाँ से कम हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर के आसपास रह जाएगी, 70-80 सेंटीमीटर के समथिंग। इसके बाद कोची, कोची बिल्कुल सही है। तो आपके पास कौन कौन सा आंसर हो गया कि आप कह सकते हो 2 आंसर सही है, 2 के बाद 4 आंसर सही है और इसके बाद आपके पास 5 आंसर सही है। ये 3 आंसर आपके सही आंसर होंगे। इसमें से आंसर कौन सा मिलता है, डी, डी आंसर आपका सही आंसर होगा। कि यहां पर आपके इन क्षेत्रों की जब बात करते हो तो इन क्षेत्रों के अंदर आपको सर्वाधिक वर्षा या कह सकते हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की स्थितियां देखने को मिलती है, ये आपकी स्थितियां देखने को मिलेगी, ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं एक नदी हमने अभी पढ़ी थी, झेलम नदी। कौन सी नदी पढ़ी थी, झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में हमने बात करना चाहिए कि इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। झेलम नदी में क्या करना है, सत्य कथन का चयन करना है कि इसमें से सही कथन कौन सा देखने को मिलता है। नंबर 1, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास 12, बिल्कुल गलत बात है। झेलम नदी का उद्गम यहाँ से नहीं होता है, इसका उद्गम होता है आपके कह सकते हैं कि वेरानार का जो दर्रा है उसके झरने के वहाँ से होता है, पीर पंजाल श्रेणी से, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आता है, यह सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी, गलत बात है, क्योंकि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी मिलती है, आपकी चिनाब नदी मिलती है। इसका संगम पाकिस्तान के जंग, पाकिस्तान के अंदर स्थान पर होता है चिनाब नदी से, ये बात आपको सही देखने को मिलती है। इसके बाद आता है इस नदी में आपके चमेरा, थीम, रणजीत सागर, देखिएगा इसमें भी इसने गड़बड़ की है कि इसके अंदर जो बांध बताए, डैम बताए, वो तुलबली परियोजना, इसके बाद किशन गंगा परियोजना, आपकी उरी परियोजना वो मिलती है, ये सब आपके इसके अंदर चिनाब वाली नहीं मिलती है। तो केवल इसका जो सही आंसर होने वाला है वो आंसर सही क्या होने वाला है, सी आंसर इसका सही आंसर होने वाला है। एक ही चीज झेलम को लेकर सही देखने को मिलती है। इसके बाद आपको देखिएगा पंचप्रयाग की स्थितियां देखिएगा। तो पंचप्रयाग की स्थितियां जब देखते हैं तो ये आपको एक डायग्राम मिलता है। उस डायग्राम को और बेहतरीन बताने के लिए 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ जिससे आपको एकदम
एक मिनट रुकिए, आप पूरा पंचप्रयाग के बारे में बताता हूं जो आपके समझ में आएगा पूरा। ये देखिएगा, ये पूरा रुद्रप्रयाग को जब आप देखते हैं, आपकी क्या बोलते हैं, उत्तराखंड को जब देखते हैं तो उत्तराखंड के अंदर ये पूरे प्रयाग देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देखिएगा सारे प्रयाग देखने को मिलेंगे। इसमें आपने देखा मेन नदी कौन सी होगी, अलकनंदा। इधर से कौन सी होगी, भागीरथी नदी होगी। ये पूरा उत्तराखंड का देखने को मिलता है। जब धोला आपके धौली गंगा मिलती है तो आपके बनता है विष्णु प्रयाग, नंबर 1 ये बनता है विष्णु प्रयाग। इसी अलकनंदा के अंदर जाकर आपकी एक दूसरी नदी मिलती है, उस नदी का नाम होता है नंदाकनी, तो नंद प्रयाग बनता है। जब पिंडार गंगा मिलती है तो कर्ण प्रयाग मिलता है। इधर आपके मंदाकिनी मिलती है तो रुद्र प्रयाग मिलता है, और इधर आपके भागीरथी जाकर मिलती है तो देव प्रयाग मिलता है। इलाहाबाद के अंदर आप कह सकते हो प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती जब नदी मिलती है तो आपको कौन सा प्रयाग मिलता है आप बता सकते हैं। फिर आपका बनता है आपके प्रयागों का प्रयाग प्रयागराज के रूप में आपको देखने को मिलता है, प्रयागराज की स्थितियां देखने को मिलती है। तो आपने बात करना चाहिए इसमें से कौन कौन से प्रयाग आपके सही देखने को मिलते हैं। तो देखो, अलकनंदा व मंदाकिनी के संगम पर रुद्रप्रयाग, अभी अभी आपने देखना है, अलकनंदा ये हो गई, मंदाकिनी पर रुद्रप्रयाग, ये आपका रुद्रप्रयाग एकदम सही। दूसरे नंबर पर आइएगा, दूसरा आपका क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन ये कहता है अलकनंदा व पिंडार गंगा। देखो ये वाली बात जो है ये गलत हो जाती है, क्योंकि पिंडार का जो संगम होता है उसमें आप देखिएगा स्थितियां क्या मिलेगी। यहां से पिंडार आ रही है, कर्ण प्रयाग मिलेगा, नंदाकिनी आती तो नंद प्रयाग आपको देखने को मिलता, ठीक है ना। चलेगा और आगे देखते हैं। अलकनंदा व धौला आपकी धौली गंगा, कर्ण प्रयाग बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा है। ये आपके धौली गंगा और ये आपके ये कर्ण आपके पिंडार वाला हो गया, ये वाला सही। रुकना इसमें एक मिनट, आपका देखिएगा दूसरे नंबर पर कौन सा देखने को मिलता है, ये एक मिनट रुकिए, चलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अलकनंदा व भागीरथी विष्णु प्रयाग। इसमें से गलत युग्म को छांटने के लिए कहा है, तो एक आपका सही है, बाकी तीनों गलत युग्म देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ये वाला एक कथन सही है क्योंकि इसमें गलत युग्म के असुमेलित युग्म के बारे में कहा है। देखिएगा ये आपका गलत, ये गलत, ये गलत, केवल ये वाला सही था जिसको हमने डायग्राम के माध्यम से भी बताया, बाकी तीनों गलत देखने को मिलते हैं, एक केवल ये सही आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। एक तरफ आपको झील दी हुई है और दूसरी तरफ आपको राज्य दे रखे हैं, और इसमें आपको जानना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी झील मिलती है। देखिएगा नंबर 1 पर कोलेरू झील की बात करते हैं, तो कोलेरू झील का संबंध आपको कहां से मिलता है, आपने बताया आंध्र प्रदेश से। कहां से मिलता है, आंध्र प्रदेश से। इसके बाद दूसरे नंबर पर मिलती है मनसबल झील। मनसबल झील के बारे में बात करते हैं तो इसका संबंध मिलता है बिहार से। समसकोंडा के बारे में बात करते हैं तो समसकोंडा का संबंध कहां से मिलेगा, इसका संबंध आपको देखने को मिलने वाला है, आप कह सकते हो। देखो 2-3 झीलें हैं, समसकोंडा के बारे में बात करेंगे तो इसका संबंध कहां से मिलता है, केरल से। कवरताल का संबंध कहां से मिलता है, जम्मू से मिलता है। कि यदि आपने बात करना चाहिए तो ये आपको स्थितियां देखने को मिलती है। एक मिनट रुकिएगा, कोलेरू झील यहां पर हो गई, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक गड़बड़ हो रही इसमें। कोलेरू झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही बात है। मनसब ताल, देखो मनसब ताल का जो संबंध मिलेगा वो मनसब ताल का संबंध मिलता है जम्मू कश्मीर से, मेरे को और एक माइंड में आ गई थी झील। इसके बाद बात करते हैं समसकोंडा को लेकर, तो समसकोंडा का संबंध कहां से मिलता है, आपने कहा केरल से। और कवर ताल जो है ये फेमस ताल है, इसका संबंध कहां से मिलेगा, बिहार से। तो आप देखिएगा आंसर होगा सेकंड, सेकंड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फर्स्ट। सेकंड फोर्थ थर्ड, सेकंड फोर्थ थर्ड वन, ये वाला आपका आंसर, इसका सही आंसर देखने को मिलने वाला है। क्लियर, चलेगा भाई और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, एक तरफ लोहा अयस्क की पेटी है और दूसरी तरफ उसकी खदानें बताई गई है। आपको इसके अंदर केवल क्या याद रखना है कि आपको ये देखना है कि इन खदानों का संबंध आपके कहां से है, इसमें से सुमेलित कर इस युग्म को आपको सेलेक्ट करना है। देखिएगा पहले नंबर पर हमने बात करना चाहिए ओडिशा झारखंड। ओडिशा झारखंड के अंदर कौन सी खदान मिलती है, आपको मिलती है बादाम पहाड़ी, आपको देखने को मिलेगी एक। दूसरे नंबर पर फिर हमने और आगे देखा
तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि यदि आप बात करते हैं दुर्ग, बस्तर, इनको लेकर बात करता है तो बेलाडीला की खदान पे आ जाइएगा। नेक्स्ट बलिहारी, चित्रकूट, चिकमंगलूर, इन सबको लेकर आप बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कुंद्रेमुख पहाड़ी। महाराष्ट्र और गोवा की जब बात करते हैं तो साहब महाराष्ट्र और गोवा के लिए आपको जाना होगा कहां पर, आपके रत्नागिरी। तो इसमें हमारे पास जो आंसर बनता है फोर्थ आंसर बनेगा, फोर्थ के बाद थर्ड बनेगा, थर्ड के बाद सेकंड बनेगा और सेकंड के बाद फर्स्ट बनेगा। फोर्थ थर्ड ये गलत हो गया, फोर्थ फर्स्ट ये आपके डी आंसर इसका सही आंसर देखने को मिलेगा कि ये डी आंसर इसका सही आंसर है। तो आपने एक आंसर ये दिया। एक क्वेश्चन और आपको देखने को मिलता है निम्नलिखित भारत की पारिस्थितिकी व जैव विविधता के संदर्भ में मुद्दों पर आपके विचार कीजिएगा और इसमें से सही मुद्दे के बारे में बात करना है, सही कथन के बारे में आपको सेलेक्ट करना है। इसको लेकर हमने जब बात करना चाहिए तो क्वेश्चन देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है इसको लेकर कि हमने बात करना चाहिए फर्स्ट नंबर पर एफओ के ग्लोबल फॉरेस्ट रिजर्व असेसमेंट 2025 जिसको जीएफआरए के अनुसार भारत कुल वन क्षेत्रों के मामले में विश्व के 7वें स्थान पर आता है। ये बात गलत है, 7वें स्थान पर नहीं आता है, हमारे भारत का स्थान 9th पोजीशन पर आता है। एक तो बात आपका ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या मिलेगा, जहां भारत विश्व के उन 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी देशों में से एक है जहां विश्व के कुल दर्ज प्रजातियों का लगभग 15 से 16% हिस्सा मौजूद है। कि अगर हम बात करते हैं हमारे भारत के अंदर 12वां स्थान में देशों में आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर मौजूदा ये जो स्थिति है ना, इसमें से मात्र आप कह सकते हो 7 या 8% मात्र हिस्सा देखने को मिलता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। तीसरा, भारत में पाए जाने वाले 4 वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा व सुंडालैंड है। ये बात एकदम सही है, ठीक है ना। भारत की 75% से अधिक बाघों की प्रजातियां यहां निवास करती है और भारत में बाघों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। जैसा कि नवीनतम बाघ देखिएगा, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है साहब कि बाघों की जब टाइगर की बात होती है ना, टाइगर, बंगाल टाइगर इसको बोलते हैं, उसकी 75% जाति हमारे यहाँ पर नहीं मिलती। लगभग आप कह सकते हो भारत के अंदर बाघों की 60% प्रजाति तो हमारे यहाँ पर मिलती है और बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और ये वाली गणना हमें बिल्कुल सही बताती है कि लगातार आज भी देखते हैं 3167 बाघ आपको देखने को मिलते हैं और हम बाघों की गणना प्रति 4 वर्षों में कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले गणना 2016 में, 2020 में, 2020 के बाद 24 में आपकी ये गणना लगातार देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आपको गणना देखने को मिलेगी। तो बाघों की लगातार संख्या में वृद्धि हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन सभी स्थितियों को जब आप देखेंगे तो इन सभी स्थितियों के अकॉर्डिंग आंसर क्या होने वाला है, डी आंसर इसका सही आंसर देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रहेगा, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, विश यू ऑल द बेस्ट।